नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं जितेंद्र सिंह आज आपके समक्ष भाटिया आश्रम के द्वारा संचालित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज अपन देखेंगे कि आज का जो आपका पेपर है उस पेपर में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आए और उनका जो सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन, वो अपन आज के सेशन में बात करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में अपन बात करें तो वो राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों से संबंधित है। तो प्रजामंडल क्या था क्या नहीं, तो सबसे पहले अपन जैसे बात करें कि ये जो प्रजामंडल है यानी आपके प्रजामंडल के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना से संबंधित आपके जो आंदोलन है वो चलाए गए थे राजस्थान में। ये प्रजामंडल आंदोलन है, ये प्रजामंडल आंदोलन कांग्रेस के द्वारा जैसे एक 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उस हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा देसी रियासतों में जो प्रजामंडल से संबंधित जो राजनीतिक संस्थाएं थी, प्रतिनिधि संस्थाएं थी, उनको सपोर्ट है वो किया जाता है। और इसी हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो प्रजामंडल लोगों का एक ऐसा संगठन जिसके द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रयास है वो किए गए थे। आपको बताना कितने युग्म संगत है। जोधपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 में होती। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में। शाहपुरा प्रजामंडल 1938, झालावाड़ प्रजामंडल 1946, अलवर प्रजामंडल 1938 और बीकानेर प्रजामंडल 1936। कई बार क्या है कि एग्जाम में प्रश्न है वो पूछा जाता है कि राजस्थान से बाहर, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान से बाहर किन किन प्रजामंडलों की स्थापना होती है। तो राजस्थान से बाहर आपके 3 प्रजामंडल है उनकी स्थापना होती है। एक आपका है बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना होती है कहाँ पर? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो होती है कोलकाता में। दूसरा जो प्रजामंडल है, दूसरा प्रजामंडल है सिरोही। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है आपकी कहाँ पर? बंबई। एक प्रजामंडल है आपका कौन सा? भरतपुर प्रजामंडल। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है कहाँ पर? रेवाड़ी, हरियाणा में। जैसलमेर प्रजामंडल की जिला मुख्यालय से बाहर स्थापना होती है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में होती है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके क्या है, यानी उपयुक्त सभी युग्म है वो संगत है। प्रजामंडल कब स्थापित हुए, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई, इसके कब अध्यक्ष थे, तो प्रजामंडलों से संबंधित हर बार एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। राजस्थान में निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। गुर्जर प्रतिहार काल में जो आपके मंदिर निर्माण की जो कला थी, इस कला को बोला जाता आपके महामारू शैली है वो बोला जाता। गुर्जर प्रतिहार है, इन गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा जैसे मुख्यतः ये 6 से 10वीं शताब्दी तक रहे थे। 8 से लेके 10वीं शताब्दी का जो इनका टाइम पीरियड है, समय काल है, वो इनका शक्तिशाली होने का समय। गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित इनके द्वारा मारवाड़ वाले भूभाग पर शासन किया गया था और मारवाड़ में इनका जो शक्ति का प्रमुख केंद्र था राजस्थान में, वो केंद्र था आपका कौन सा? मंडोर। ठीक है, ध्यान रखना भाई। तो अब देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर निर्माण की जो शैली थी उस शैली को बोला जाता है आपके महामारू शैली। ओशिया का हरिहर मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ। आभानेरी मंदिर, आभानेरी का हर्षद माता मंदिर, आहड़ का आदिवराह, राजौरगढ़ का नीलकंठ, ये सभी मंदिर है वो आपके क्या बने हुए हैं? गुर्जर प्रतिहार का शैली में बने हुए मंदिर है। भारत में गरीबी मापन हेतु गठित निम्न समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अपन देखते हैं कि भारत में आपकी जो गरीबी मापन के लिए लकड़वाला समिति है, हासिम समिति है, रंगराजन समिति है, वाई के अलग समिति है, तेंदुलकर समिति है, वी एम रथ एवं दांडेकर समिति है, इन समितियों की स्थापना है वो की गई थी। तो आपकी इनकी कालक्रम के अनुसार कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे आपकी जो समितियां हैं उन समितियों में मुख्यतः आपकी कौन कौन सी अलग समिति है? आपकी जो लकड़वाला समिति है, आपकी जो तेंदुलकर समिति है, आपकी जो रंगराजन समिति है, उन्हीं के बारे में प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में भी ध्यान रखना। तो ये इसका राइट आंसर होगा कौन सा आपका? 6 4 1 5 3 2। ठीक है,
मुख्यतः जो आपकी पूछी जाती है ना, जैसे आपकी एक लकड़वाला समिति उसके बारे में, एक वाइक के अलग समिति, एक रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनका कालक्रम है वो थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले अलग समिति आई, फिर उसके बाद में लकड़वाला समिति, फिर आपके तेंदुलकर और रंगराजन समिति है वो आती है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपकी जो क्वेश्चन आंसर होगा वो कौन सा, वी स्मिथ, फिर वाई के अलग समिति, फिर लकड़वाला समिति, फिर आपकी कौन सी तेंदुलकर समिति, फिर आपके रंगराजन समिति और फिर आती है हासिम समिति आती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। यह है केंद्र सरकार की स्कीम है, यानी आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा इंश्योरेंस स्कीम है। अब ये भारत सरकार की योजना है जिसमें 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के जो नागरिक हैं उनसे संबंधित ये योजना है। इसका लाभ 55 वर्ष की आयु तक मिलेगा। ठीक है, 1 वर्षीय जीवन बीमा योजना है, प्रति वर्ष नवीनीकृत किया जाएगा, ये भी सही है। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए नहीं, इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए नहीं है। अकारण मृत्यु पर 2 लाख रुपए मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत। तो इसमें आपके 1, 2, 3 ऑप्शन है वो क्या है आपके सही है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब अपन बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन है वो सही है। तो सबसे पहले अपन देखें कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपके क्या कौन से भाग में है, ये संविधान के भाग 4 में। कहाँ से लिए गए, ये आपके लिए गए आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, ये क्या न्यायालय में प्रवर्तनीय है, मतलब संविधान में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर संविधान में अनुच्छेद 51 तक इनका उल्लेख। न्यायालय के द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु डीपीएसपी है वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, संविधान के भाग 4 में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्यों के लिए सिफारिशें है। यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन है वो क्या है आपके सही है। नेक्स्ट, राज्य सूचना आयोग की शक्तियों एवं कार्यों के संदर्भ में सही कौन सा नहीं है। क्वेश्चन आज आपका भाटिया आश्रम के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित जो टेस्ट सीरीज थी उसका लास्ट पेपर है। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है उस पेपर में आपको जो सारी चीजें, जो सिली मिस्टेक्स होती है, छोटी छोटी जो गलतियां एग्जाम में आपको सिलेक्शन से रोकती है, उन गलतियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जब आप 5 अप्रैल 2026 को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बैठो तब क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, नहीं है, या संगत है, असंगत नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ आपके सिली मिस्टेक्स अपन कर देते हैं। तो चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसी के बाद अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो राज्य सूचना आयोग अपन देखते हैं कि भाई आपके जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, आईटी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई। तो इसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण किसी सूचना पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थता की स्थिति की जांच करना। जो आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जो आपका पीआईओ होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है कि पीआईओ की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थता की स्थिति की जांच करना सही है। यदि आयोग को यह समाधान हो जाता है कि किसी विषय में जांच करने के लिए युक्त आधार है, वह जांच का आदेश दे सकता है। किसी व्यक्ति से ऐसी फीस की रकम अदा करने की अपेक्षा की गई है जो वह अनुचित समझता है, उसकी जांच करना। यानी किसी से पैसे मांगे गए और लगता है कि वो अनुचित रूप से मांगे गए तो उसको जांच की जा सकती है। राष्ट्रीय विज्ञान को प्रभावित करने वाली सामाजिक आर्थिक नीति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना। तो ये ऑप्शन आपका थोड़ा क्या है, गलत है, संगत नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन है वो क्या है आपके राजस्थान राज्य सूचना आयोग से संबंधित आपके सही ऑप्शन है। राजस्थान में औद्योगिक विकास के संदर्भ में कौन सा या कौन से ऑप्शन आपके संगत है।
तो राजस्थान में औद्योगिक विकास से संबंधित आपकी जो चीजें दी गई है, ऑप्शंस दिए गए हैं, उनके अनुसार राजस्थान की प्रथम चीनी मिल भोपाल सागर 1932 सही है। प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में। प्रथम सूती कपड़ा मिल ब्यावर 1889। सहकारी क्षेत्र की प्रथम मीर केशोराय पाटन 1965। यानी चारों ऑप्शन है वो क्या है इसमें आपके सही है, यानी 7वां क्वेश्चन उसका 4th ऑप्शन है वो सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनके ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करें। जैसे अपन देखेंगे जूतियां और बादले, ये आपके जो बादले हैं ये जस्ते निर्मित होते हैं और ये जोधपुर के फेमस है। ठीक है, तो पहले आप इनको देखो कि भाई जैसे ई का एक कौन से में, तो ई का एक इसमें बाकी ऑप्शन आपके क्या गलत हो गए। अब अपन देखते हैं कि अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध। बाड़मेर में आपकी अजरक और मलीर प्रिंट है वो प्रसिद्ध है बाड़मेर की। तो अजरक यानी सी का 3। अब सी में 3 आप देखते हैं अपन, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों सही है। अब अपन देखें मूर्ति निर्माण और ब्लू पोट्री। तो मूर्ति निर्माण और ब्लू पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। तो डी का 2, तो डी का 2 केवल इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, ऊनी नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। तो ऊनी नमदे आपके कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के। तो ये भी ऑप्शन यानी ये आपका आंसर है वो क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में आपका तीसरा ऑप्शन है वो क्या है सही है। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन में आपका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इधर आपकी सूची 1 दे रखी है, सूची 2 को क्या करना है आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो अब अपन देखें कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है उस 9 नंबर क्वेश्चन में आपकी पर्वत श्रेणियां और सर्वोच्च बिंदु है वो आपके कौन से ऑप्शन है वो सही होते हैं। जैसे अपन देखें कि माउंट एल्पस ये आपका कहां पर है, यूरोप में। और यूरोप से संबंधित आपकी जो पर्वत श्रेणी है, आपकी जो सर्वोच्च बिंदु है वो कौन सा आपका माउंट ब्लैंक है, माउंट ब्लैक। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी ऑस्ट्रेलिया में। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया से संबंधित सर्वोच्च बिंदु है वो कौन सा है, कोसिस्को। तो यानी आपके दूसरे का कौन सा हो जाएगा, 5वां, यानी 1 का 1। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत। अब दूसरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है 5 में, तो इसमें बी में 5 इसी में। तो यहां से आपका क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, सोल्व हो सकता है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। फिर अपन देखेंगे अलास्का कहाँ पर है, अमेरिका के जस्ट ऊपर। तो माउंट मैकिनले, तो ये माउंट मैकिनले। कास्केड रेंज ये भी यूएसए में, और कास्केड रेंज का आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, माउंट रेनियर। रॉकी पर्वत भी यूएसए में, और माउंट एल्बर्ट यानी ई का माउंट एल्बर्ट। और काकेशस पर्वत है, ये काकेशस पर्वत से संबंधित आपका कौन सा है, माउंट एल्ब्रस। तो ये ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन किन के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की 2 निधियां होती है, एक तो संचित निधि और एक होती है आकस्मिक निधि। तो संचित निधि है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। यानी आपके सभी ऑप्शन है वो 90 का सभी ऑप्शन है वो क्या हो जाते हैं, आपके सही हो जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में आपके चारों ऑप्शन है वो क्या है, सही है। यानी आपके उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा, आपके जो राज्य विधानमंडल के जो भी आपके सदस्य होते हैं वो भी आपके संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। 153 नंबर जो आपका अनुच्छेद है वो राज्यपाल से संबंधित है। यह राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को नियुक्त करता है।
जबकि हटाता कौन है? तो आरपीएससी के जो सदस्य हैं उन सदस्य को हटाने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है आपका जो एडवोकेट जनरल होता है राज्य का, उसको नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। तो आपका 1 और 3 ऑप्शन है वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है। यानी 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन का आपका दूसरा ऑप्शन है 1 और 2, 3 वो सही है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आपकी जो सूची 1 है, सूची 2 को सुमेलित करना है। बताना कि आपके जो संप्रदाय है उनके संस्थापक कौन थे। अपन बात करें स्मृति संप्रदाय, इस स्मृति संप्रदाय के संस्थापक थे आपके कौन? शंकराचार्य जी। श्री संप्रदाय, इस श्री संप्रदाय के संपादक है आपके कौन है? संस्थापक है कौन? रामानुज। ब्रह्मा संप्रदाय के आपके जो संस्थापक है वो कौन है? माधवाचार्य। और सनक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है? निम्बार्क। यानी आपके ए ऑप्शन है वो क्या हो जाता है? आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो ये संप्रदाय के संस्थापकों के बारे में जरूर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, विश्व के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो दिए गए, उनके संदर्भ में कौन सा असंगत ऑप्शन है वो बताना है। कनाडा हवाई अड्डा कनाडा, हिथ्रो हवाई अड्डा ब्रिटेन, ओहारे हवाई अड्डा यूएसए, दोहा हमाद हवाई अड्डा कतर। तो ये कतर में, ओहारे हवाई अड्डा यूएसए में, हिथ्रो ब्रिटेन, ये आपका कनाडा हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? टोक्यो में। और ये टोक्यो आपका कहाँ पर है? जापान में स्थित है। तो ये टोक्यो जापान में स्थित है, यानी इसका पहला ऑप्शन है वो क्या है? असंगत है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अब राजस्थान की कुछ जो छतरियां वगैरह हैं, स्मारक वगैरह हैं, उनसे संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित संयुक्त युग्मों, संगमित युग्मों के संदर्भ में विचार कीजिए और जो जो युग्म पूर्णतया सटीक है उन्हें पृथक कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो सही है, कौन सा गलत है, ये बताना है। प्रमुख छतरियां और स्मारक, तो इनके बारे में बात करें कि मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में, है ना, बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। बड़ा बाग की छतरी कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। क्षार बाग की छतरी कहाँ पर है? कोटा में। गेटोर जयपुर में। जसवंत थड़ा जोधपुर में। तो ये पहला ऑप्शन है वो सही है। नवलखा मंदिर पाली में, मथुराधीश जी का मंदिर कोटा में, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में, राजस्थान का तिथि युक्त सबसे प्राचीनतम मंदिर शीतलेश्वर झालावाड़ में, और कणसवा जैन मंदिर है वो आपका कहाँ पर है? कोटा में। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या है आपका? सही है। मीर शाह की दरगाह बूंदी, नरहड़ पीर की दरगाह झुंझुनू में, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, जामा मस्जिद है भरतपुर। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। अब अपन देखते हैं कि भाई जोधपुर की व्यास हवेली, सालिम सिंह की हवेली, है ना, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, सोनी जी की नसिया। तो सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, सालिम सिंह की, नथमल की, पटवों की, ये जो सारी हवेलियां ये कहाँ पर स्थित है? आपकी जैसलमेर में। और व्यास जी की हवेली है वो कहाँ पर है? जोधपुर में नहीं होके बीकानेर में। तो यानी चौथा ऑप्शन है वो गलत है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन है वो क्या हो जाते हैं? आपके सही हो जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, उच्च उच्च वसन में डायफ्राम की पेशियां और पसलियों की पेशियां पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, जिससे वक्ष गुहा पर दबाव क्या होता है और फुफ्फुस का आयतन क्या होता है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि आप जब सांस ले छोड़ते हो तो उसमें डायफ्राम की पेशियां और पसलियों की पेशियां पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। उच्च वसन की बात हो रही है, जिसमें वक्ष गुहा पर दबाव ज्यादा होता है और फुफ्फुस का आयतन है वो कम हो जाता है। यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा और कम हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप है? अपर रूप क्या होते हैं?
कि कार्बन के जैसे ही दिखने वाले कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो कि मेरा कोई अगर क्लोन बनता है तो वो मेरा अपर रूप हो जाता है। जैसे कार्बन के कोई क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय अपर रूप वगैरह। तो कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय और एक क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय अपर रूप है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आयतन नहीं होता, यानी वो किसी भी आकृति में हो सकता है। ठीक है। तो अब ये कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप है वो कौन कौन है? जैसे कोल है, कोक है, कास्ट चारकोल है और काजल गैस कार्बन, यानी सभी आपके कार्बन के क्या हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, वो सारी चीजें हैं वो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप है। उनका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, इसी वजह से उनको बोला जाता है क्रिस्टलीय अपर रूप। यानी 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन के आपके सभी ऑप्शन है वो क्या है? सही हो जाते हैं। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। आरबीआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। अब अपन देखें कि आरबीआई की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 जो आपका 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 था, उसके तहत ही इसकी स्थापना है वो की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओशवान स्मिथ। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और इसका राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था 1949। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? सभी ऑप्शन सही है, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन है वो क्या है? गलत नहीं है, सभी ऑप्शन है वो क्या है? सही है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? बॉम्बे में। और आरबीआई के द्वारा ही आपकी जितनी भी जो मौद्रिक नीतियां वगैरह है, आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीतियां हैं, वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, ताकि मार्केट में आपकी इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, उन सब को क्या किया जा सके? नियंत्रित किया जा सके। तो वो सारी चीजें हैं वो आरबीआई के द्वारा की जाती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत कौन सा कथन है? आरबीआई जैसे आपकी जो बैंक होती है, उन्हीं बैंकों के जैसे ही आपकी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक होती, जिनके द्वारा आपकी जमा स्वीकार किए जाते हैं, जिनके द्वारा सावधि जमा भी स्वीकार किए जाते हैं, एफडी, आरडी, इनके द्वारा सारी चीजें वो भी की जाती है। ग्राहकों से 1 लाख से अधिक की जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। क्रेडिट व डेबिट कार्ड दोनों जारी किए जा सकते हैं। स्थापना के लिए न्यूनतम निवेश 500 करोड़ नहीं, स्थापना के लिए न्यूनतम निवेश आपके 200 करोड़ की आवश्यकता होती है, ना कि 500 करोड़ की। तो इसमें आपका त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। यह बैंक किसी भी रूप में जमा स्वीकार कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि यह बैंक जमा कर सकता है आपके सावधि जमा, एफडी, आरडी, किसी भी रूप में इसमें जमा आप करवा सकते हो। तो 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन है वो क्या है आपका? गलत है। ठीक है। म्यूचुअल फंड, ये भी एक तरीके का क्या है कि कम जोखिम वाला निवेश होता है। तो म्यूचुअल फंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन आपका गलत है वो बताना। यह अपनी यूनिट निवेशकों को बेचकर प्राप्त राशि को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करते हुए प्राप्त आय को निवेशकों में परस्पर बांटने का काम करते हैं। भारत के प्रथम म्यूचुअल फंड की स्थापना यूटीआई द्वारा की गई। आरबीआई के नियमों के अधीन पंजीकृत कोष है। इनकी स्थापना, प्रबंधन और संचालन एएमसी नामक संस्था द्वारा किया जाता है। जो म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड से संबंधित जो पंजीकृत कोष नहीं है, आरबीआई के तहत नहीं है, यह आपके सेबी के अधीन क्या है? पंजीकृत, यानी सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड को क्या किया जाता है? आपके रूल एंड रेगुलेट किया जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? आपकी सेबी है और ना कि आरबीआई। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाता है? तीसरा आंसर त्रुटिपूर्ण है, ना कि। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन है इसमें क्या आपका गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क 4 में शब्दों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? सबसे पहले तो अपन देखें कि अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित है। 51 क आपके किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके रूस के संविधान से लिया गया।
ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज रूस के संविधान से, और इन्हें सरदार सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था। इन्हें सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। प्रारंभ में ये 10 थे और फिर बाद में एक मूल कर्तव्य वो शामिल किया गया। कब? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल कर्तव्य शामिल किया गया। वर्तमान में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कितनी है? 11 आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, तो ये आपसे कोई पूछ ले कि फंडामेंटल ड्यूटीज है वो वर्तमान में कितनी है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर्तमान में 11 है। ठीक है, तो अब आपसे प्रश्न पूछा है कि चौथी जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, उस फंडामेंटल ड्यूटीज में शब्दों का सही क्रम कौन सा है। जैसे उसमें बताया गया कि भारत की आपकी जो आज़ादी के लिए जैसे आपके जो कुछ आदर्श वगैरह हैं, कुछ संस्थाएं वगैरह हैं, आपके जो राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, उनका जो क्रम है वो कौन सा है। तो अपन देखें कि भाई आपके जो आदर्श संस्थान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इनका जो एक क्रम है वो दिया गया, जिसके तहत ही आपकी क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है वो निर्धारित की गई है। यानी सबसे पहले आदर्श आते हैं, फिर आपकी संस्थाएं आती है, फिर राष्ट्रध्वज और फिर राष्ट्रगान। यानी इनका पालन करते हुए भारत की आजादी से संबंधित बात है वो की गई है। 21 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में क्या करना है, आपको सम्मिलित करना है कि आपके कौन कौन सी जो आपकी इधर वाली जो सूची है वो सूची 2 से किस प्रकार से सम्मिलित है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो अपन देखें कि इक्शु है वो इक्शु किससे संबंधित है? गन्ना से संबंधित, यानी 1। तो इसमें ये सारे ऑप्शन है वो क्या हो जाते हैं आपके गलत, तो ये सही हो जाता है। व्रीहि है वो किससे संबंधित है? चावल से संबंधित। मुद्ग है वो आपके किससे संबंधित है? मूंग से संबंधित। और यव है वो आपका किससे संबंधित है? जौ से संबंधित। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1 है वो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है। राजेंद्र प्रथम चोल शासक के बारे में निम्न में से सही कथन कौन सा है? उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान गंगा की घाटी में भेजा। उसने गंगई कोंड चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण किया। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा अपनी नई राजधानी का निर्माण किया गया था। कहां पर? गंगई कोंड चोलपुरम में। और श्रीलंका के नरेश महेंद्र पंचम को इनके द्वारा पराजित है वो किया जाता। तो राजेंद्र चोल जो प्रथम है, इनसे संबंधित आपकी जो कुछ आपकी चित्रकला शैलियां हैं उसके बारे में भी प्रश्न है वो पूछा जाता है, कि राज सिंह शैली के बारे में पूछा गया। राजेंद्र चोल प्रथम है, तो चोल शासकों से संबंधित आपकी चित्रकला शैली है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। RS मेंस में पूछा गया है, तो आपसे उनका क्रम है वो पूछ सकता है कि कौन कौन सी शैलियां थी। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका चौथा ऑप्शन। राजस्थान की चित्रकला शैली इंपॉर्टेंट है, हर बार हर एग्जाम में प्रश्न है वो यहां से पूछा जाता है। तो खंजन पक्षी के चित्र प्रमुख रूप से किस चित्रकला शैली की विशेषता रही है? तो खंजन पक्षी है वो आपके कहां से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। जो बीकानेर चित्रकला शैली है, यहाँ पर आपके जो चित्रकार है वो अपना क्या लिखते थे? नाम लिखते थे। तो बीकानेर चित्रकला शैली है, बीकानेर चित्रकला शैली में जो आपके पेंटर है वो अपना नाम और यहाँ पर क्या लिखते थे? तिथि लिखते थे। बाकी कहीं पर भी हमें नाम और तिथि है वो नहीं मिलेगी। अलवर जो चित्रकला शैली है, इस अलवर चित्रकला शैली पर अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव। तो आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली पर अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है, तो आपकी अलवर चित्रकला शैली पर। और अलवर चित्रकला शैली है, यहां पर आपके क्या है कि गणिकाओं के चित्र है वो सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। तो गणिकाओं के चित्र आपके कहां मिलते हैं? अलवर में। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। कुछ संस्थाएं दी गई है, उनके संस्थापकों से संबंधित। अपन देखते हैं कि राजस्थान सेवा संघ है, उस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के द्वारा, तो इनके द्वारा ही। अपन देखते हैं कि वीर भारत सभा है, इस वीर भारत सभा की स्थापना है वो की गई थी केसरी सिंह बारट के द्वारा। अपन देखते हैं कि देश हितैषिणी सभा है, इस देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई थी सज्जन सिंह के द्वारा, मेवाड़ महाराणा के द्वारा। और सर्व हितैषिणी सभा है, इसकी स्थापना की गई थी स्वामी गोपाल दास के द्वारा। यानी 1 4 2 3
1 4 2 3 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। कार्बन परमाणु की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा ऑप्शन है भाई? कार्बन चतुसंयोजी होता है। जैसे अपन देखते हैं कि कार्बन का जो परमाणु है इधर 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 इधर, यानी इसके जो आप 4 संयोजी परमाणु, मतलब कार्बन है वो चतुर संयोजी परमाणु होता है। कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती। कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। लेकिन कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कार्बन कार्बन आपस में एकल बंध के द्वारा, अन्य के साथ एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कार्बन कार्बन के साथ भी, कार्बन दूसरे परमाणु उनके साथ भी एकल बॉन्ड, द्विबॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आदि से जुड़े हो सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन गलत कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन है वो सत्य है? यानी राजस्थान की आपकी पगड़ियों से संबंधित प्रश्न है कि राजस्थान में कौन कौन सी जो पगड़ियां हैं वो पहनी जाती है। जैसे दशहरे पर कौन सी, विवाह के ऊपर कौन सी, श्रावण मास में कौन सी, होली के ऊपर कौन सी, सुनारों के द्वारा। तो अपन देखते हैं कि दशहरे के ऊपर मदिल पगड़ी पहनी जाती है, विवाह पर मोठड़े, श्रावण में लहरिया। अपन देखते हैं सावन में तीज आती है, तीज समय आपकी महिलाएं भी लहरिया ओढ़ती है, पुरुषों के द्वारा भी आपकी लहरिया पगड़ी है वो। होली के ऊपर फूल पत्ती वाली, क्योंकि रंग बिरंगी होली होती है तो फूल पत्ती वाली पगड़ी। सुनारों के द्वारा आंटे वाली पगड़ी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन है वो क्या है? इसमें सही है। नेक्स्ट, अब ये तो प्रश्न क्या है कि आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है कि जैसे आरपीएससी के बारे में आप पढ़ के गए हो, आरपीएससी के जो अध्यक्ष है उन अध्यक्षों के बारे में आपको पता है, तभी आप इनके कालक्रम के अनुसार, अगर आपने प्रॉपर ढंग से रटे हैं, प्रॉपर ढंग से उन चीजों को पढ़ा है, तभी आप आरपीएससी के अध्यक्षों के उनके कालक्रम के अनुसार उनको क्या कर सकते हो? व्यवस्थित कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन है, ये 27 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 3 1 2 4 5, यानी एस के घोष पहले आपके जो आरपीएससी के अध्यक्ष, फिर एस सी त्रिपाठी, फिर एस डी गुप्ता, फिर एम एल कुमावत, हबीब खां गोरान। तो ये आपका पहला ऑप्शन है वो क्या है? सही है। 28 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? आपको सम्मिलित करना है कि आपके जो कुछ अनुच्छेद दिए गए, इन अनुच्छेदों से संबंधित आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा, वो आपको बताना है। जैसे अपन देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल एजी से संबंधित आपके जो अनुच्छेद है 76 है, 88 है, तो उसी समय आपके क्या है कि आपके सदन से संबंधित भी अनुच्छेद चल रहे हैं। तो सदन में मंत्रियों के जो अधिकार होते हैं वही आपके अधिकार किसके पास होंगे? अटॉर्नी जनरल के पास होंगे। लेकिन मंत्री सदन में मतदान दे सकते हैं, अटॉर्नी जनरल है वो मतदान नहीं कर सकता है। तो ये 88 नंबर जो आपका अनुच्छेद है, 88 नंबर अनुच्छेद में ये बात है वो की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री की जो कर्तव्य है वो 78 नंबर अनुच्छेद है उसमें दी गई है, यानी आपके 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या है इसमें। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है वो आपके 75 नंबर अनुच्छेद में। राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने हेतु मंत्री परिषद, यानी अब इसमें आपका जो अनुच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा? मंत्रियों के बारे में जो जानकारी 78, अच्छा हाँ 78 में, सॉरी, राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श, ये अनुच्छेद आपके कितने में? 74 में। भारत सरकार के द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, भारत सरकार के द्वारा कार्यवाहियों का संचालन आपके किया जाता है 77 में। तो 2 नंबर अनुच्छेद, 2 नंबर ऑप्शन, यानी 5 4 3 1 2, 5 4 3 2 1 3 1 2, यानी दूसरा ऑप्शन है वो क्या है इसमें सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 में दूसरा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है। समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण पथ के 12 राजाओं को पराजित किया गया, उनमें से कौन सा या कौन से शामिल थे? समुद्रगुप्त आपका जो गुप्त शासक था उसके द्वारा दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया गया था। तो उनमें से आपके महाकांतार का व्याघ्रराज, कुराल का मंटराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, पलक का उग्रसेन,
यानी सभी ऑप्शन है वो क्या है आपके सही हैं। 29 में आपका डी ऑप्शन है वो क्या है आपका सही हो जाता है। 29 का डी ऑप्शन है वो क्या है सही है। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में सुमेलित करना है सूची 1 समाचार पत्र और पुस्तकों से संबंधित आपके प्रश्न है। अब देखते हैं कि पत्थरदावी आपका जो समाचार पत्र है 30 नंबर अनुच्छेद 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा क्या है। तो पत्थरदावी, उस पत्थरदावी के जो संस्थापक है प्रकाशक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बम मैनुअल के आपके पीएल बापट। भवानी मंदिर के अरविंद घोष। भारत माता के अजीत सिंह। बंदी जीवन के सचिंद्र सान्याल। तो यानी सभी ऑप्शन है वो सम्मिलित है 1 2 3 4 5। तो तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है। नमक सत्याग्रह यात्राओं आंदोलनों और नेतृत्वकर्ताओं के संदर्भ में कौन सा या कौन से युग्म संगत है। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह यात्राओं आंदोलन और इनका नेतृत्व किया गया। तो पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन है वो आपका संगत है सही है, बाकी सही कौन सा नहीं है। तो अपन देखें तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेद नारायण तक का नमक यात्रा सी राजगोपालाचारी। कालीकट से पेनार तक नमक यात्रा के कलप्पड़। बालासोर कटक और पुरी में नमक आंदोलन गोप चंद्र बंधु चौधरी। यानी सभी ऑप्शन तीनों ऑप्शन है वो क्या है आपके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए उन किसान का आंदोलनों के दौरान कुछ आपकी घटनाएं घटित होती तो उनके कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित है वो करना है। रूपाजी और कृपाजी दाखड़। रूपाजी और कृपाजी दाखड़ आपके बेंगू किसान आंदोलन में घटना हुई जिसमें मारे जाते हैं। यह घटना होती है आपकी जुलाई 1923 में। गिरधारीपुरा मृत्युभोज बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित ये घटना बिजोलिया किसान आंदोलन और ये मृत्युभोज वाला प्रोग्राम है 1987। उसके बाद ही आपके नानजी और ठाकरी पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल का गठन होता है। वो मेवाड़ महाराणा के पास जाते हैं और किसानों से संबंधित समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हैं। निमूचना हत्याकांड निमूचना अलवर किसान आंदोलन से संबंधित। और ये जो निमूचना हत्याकांड है वो कब होता है 14 मई 1925। डाबी गांव सभा। तो डाबी गांव सभा ये आपकी बूंदी किसान आंदोलन बूंदी बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित। और ये घटना आपकी कब होती है 2 अप्रैल 1923। कटराथल में आपका जो सभा होती है 25 अप्रैल 1934। और कुदन गांव नरसिंहार ये आपका होता है 25 अप्रैल 1935। ये शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित थी। तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले आपकी जो घटना होती है कौन सी घटना हुई सबसे पहले ये घटना होती है। फिर दूसरी आपकी जो घटना होती है वो कौन सी दूसरी घटना हुई 1923 में ये दूसरी घटना होती। फिर तीसरी जो आपकी घटना होती है तीसरी घटना ये। चौथी घटना कौन सी निमूचना वाली। पांचवी घटना कौन सी आपकी कटराथल। और छठी घटना होती है कूदन हत्याकांड वाली। ठीक है तो पहली आपकी गिरधारीपुरा यानी 2 2 2 सभी में। फिर दूसरी जो आपकी घटना होती है दूसरी घटना हुई कौन सी डाबी यानी 2 4 ये। फिर इसके बाद में जो आपकी घटना होती है कौन सी बेंगू रूपाजी वाली यानी 1 1। फिर चौथी जो आपकी घटना होती है कौन सी निमूचना 3। पांचवी जो आपकी घटना होती है कौन सी कटराथल वाली यानी 5। तो यानी इसमें 32 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है चौथा ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन में आपका चौथा ऑप्शन है वो क्या है सही हो जाता है। नेक्स्ट निम्न को सुमेलित कीजिए परियोजना और प्रारंभ कहाँ से हुई है इसके बारे में आपको बताना है कि भाई आपके जैसे ये जो योजनाएं हैं इनका प्रारंभ कहाँ से होता है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे अपन देखें कस्तूरी मृग परियोजना ये आपकी प्रारंभ होती है कहाँ से केदारनाथ है वहां से। थामिन परियोजना कहाँ से प्रारंभ होती है मणिपुर से थामिन परियोजना। कछुआ
परियोजना भीतरकनिका से और एशियाई सिंह परियोजना गिर से प्रारंभ होती है। यानी 4-2-3-1, 4-2-3-1, 4-2-3-1, यानी चौथा ऑप्शन है वो क्या है आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब रामसर साइट आपकी आर्द्र भूमियां उनसे संबंधित प्रश्न है, यानी आपकी जो आर्द्र भूमियां है, इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु कामकाज है वो कब से प्रारंभ हुए। रामसर ईरान से सम्मेलन होता है 2 फरवरी 1971। भारत भी 1982 में इसका सदस्य बन जाता है। तो उससे संबंधित आपका क्वेश्चन है वो राजस्थान में 5 रामसर साइट्स है वो हो गई। आर्द्र भूमि या जलग्रस्त भूमि को प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। 1971 यानी 2 फरवरी 1971 को जलग्रस्त भूमि संरक्षण हेतु रामसर ईरान में एक समझौता हुआ जिसमें भारत 1972 में शामिल होता। 1972 नहीं, भारत आपका शामिल होता है कब 1982 में। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु 1987 में राष्ट्रीय आर्द्र या दलदली भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया। भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन हेतु चेन्नई तमिलनाडु में स्थापना हेतु घोषित है। तो कौन से ऑप्शन आपके सत्य सही है, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है आपका गलत है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि दोनों दो ऑप्शन, ये आपका दूसरा ऑप्शन है क्या है सही है। ठीक है, तो राजस्थान में आपकी रामसर साइट्स है वो कौन सी है। तो राजस्थान में रामसर साइट, एक पहली कौन सी आपकी केवला देव, दूसरी कौन सी आपकी सांबर, तीसरी कौन सी है किंचन, और चौथी कौन सी आपकी मैनार, और पांचवी जो साइट है वो कौन सी है तिलीसेड झील, ये अलवर में। ठीक है, तो राजस्थान में आपकी 5 रामसर साइट्स है वो स्थित है। तो राजस्थान में 5 रामसर साइट्स है वो है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। यानी असत्य कथन कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की गई, सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्च अधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है, सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है। इस अधिनियम में 2019 में एक संशोधन किया जाता है, 2019 में संशोधन हुआ और उस संशोधन में मुख्य न्यायाधीश वाली जो अनिवार्यता थी, यानी मुख्य न्यायाधीश होगा वही मानवाधिकार आयोग का मुखिया बनेगा, मुख्य न्यायाधीश वाली अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जा सकता है। और अब या तो चीफ जस्टिस या कोई भी जज जो आपका है वो मुख्य न्याय इस मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है। तो ये ऑप्शन गलत, तो असत्य पूछा है तो दूसरा ऑप्शन है वो क्या आपका असत्य है। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है कि भाई लोकसभा अध्यक्ष है उसको हटाने के लिए तो 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। तो 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है। जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो भारत में PIL की शुरुआत 1990 के दशक के मध्य हुई। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती इसके प्रवर्तक रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही। PIL के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, नहीं ऐसा कोई नहीं है। न्यायालय के द्वारा किसी भी मामले में अगर उस न्यायालय को लगता है कि ये मैटर है वो देश हित में है या फिर बहुत सारे समूह के हित में है तो उससे संबंधित PIL है वो न्यायालय या तो स्वतः संज्ञान
या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो लगाई जा सकती है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक ऑप्शन है, वो क्या है आपका? सत्य है। 37 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में असत्य कथनों का चयन करो। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 इनको हटाने के संबंध में महाभियोग प्रक्रिया का उपबंध करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया है वो चलती है। निष्कासन प्रस्ताव पर 100 सदस्यों, लोकसभा के मामले में 50, राज्यसभा के मामले में हस्ताक्षर आवश्यक है। अध्यक्ष सभापति के द्वारा ही निष्कासन प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो आप जिस भी सदन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव आया है, अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो एक समिति का गठन होता है, समिति के द्वारा इनके ऊपर लगे आरोपों की जांच है वो की जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? गलत। तो बताना कि असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन केवल 3 है वो आपका असत्य कथन है। यानी 38 में आपका कौन सा ऑप्शन? केवल 3 है वो क्या है? गलत है। ठीक है, सॉरी। निम्नलिखित परमाणु विद्युत ग्रहों को सम्मिलित करना है। सूची 1, सूची 2। ठीक है, अब देखते हैं कि आपका केगा है वो कर्नाटका में है, नरोरा है वो उत्तर प्रदेश में है, काकरा पार है वो गुजरात में है, कल्पकम है वो आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों ऑप्शन है वो क्या आपके सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्न में से कौन से उपग्रह हैं वो बनाए जाते हैं भू उपयोग, कृषि भू उपयोग, पृथ्वी के विविध संसाधनों का आंकड़ा, मानचित्र तथा सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए एवं प्रक्षेपित किए गए हैं। तो इनमें से आपका जो उपग्रह होगा वो दूरवीय कक्षा के जो उपग्रह होते हैं वो भूमि से संबंधित जो आंकड़े हैं आपके भू उपयोग से संबंधित है, कृषि भू उपयोग है या फिर मानचित्र है, सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। अब एक आपका है मसाला बॉन्ड, यानी आपके जो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी जो आपके जो पब्लिक सिक्योरिटीज वगैरह होती है उनसे संबंधित है कि ये मसाला बॉन्ड क्या होते हैं कि एक तरह के ऋण पत्र होते हैं जिनको विदेशी मार्केट में आपके क्या है कि जो बेचा है या फिर खरीदा उनको जाता है। तो संदर्भ में कौन सा सही कथन है? ऐसे ऋण पत्र जो भारतीय मुद्रा में विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं, यानी मसाला बॉन्ड इंडियन करेंसी होती है उसी में विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट है वो लिया जा सके। ये ऋण पत्र भारतीय मुद्रा में जारी होते हैं, विनिमय दर में उतार चढ़ाव की जोखिम विदेशी निवेशकों की होती है। तो ये ऑप्शन भी सही। विश्व में पहला मसाला बॉन्ड आईएफसी के द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में 2018-19 में जारी किया गया। नहीं भाई, भारतीय पूंजी बाजार में नहीं, अभी अपन ने बात करी ऋण पत्र जो भारतीय मुद्रा में विदेशी निवेशक, यानी ये आपके विदेशी बाजार होता है ना, उस विदेशी बाजार में, विदेशी पूंजी बाजार में इन्हें जारी किया गया था। और कब जारी किया गया था? ये 2013-14 वाला जो टाइम पीरियड है उसमें इन्हें जारी किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। तो कथन कौन सा सही है? केवल 1 और 2 कथन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। डीमेट अकाउंट, ये डीमेट अकाउंट जिसका होता है वही आपके क्या कि शेयर मार्केट वगैरह उनसे संबंधित कामकाज है वो कर पाता। तो डीमेट अकाउंट के बारे में सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना। एक प्रकार का खाता है, ठीक है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्ट में निवेशकों को प्रतिभूतियां रखा जाता है। भारत में इससे जुड़ी गतिविधियां सेबी के अधीन डिपॉजिटिंग नामक संस्थाओं के द्वारा संचालित की जाती है। तो डीमेट अकाउंट से संबंधित कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो डीमेट अकाउंट से संबंधित आपका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तीनों ऑप्शन सही है, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सभी ऑप्शन है वो क्या है? सही है। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी कौन कौन से ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो केवल 1 और 2 है वो आपके क्या है? सही है। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन में आपके 1 और 2 ऑप्शन है वो क्या है? सही हो जाते हैं।
44 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कौन सा युग्म है वो बताना है। सिलिसेड, अलवर में नवलखा झील, बूंदी में गेव सागर, डूंगरपुर, फतेह सागर, उदयपुर। उमेद सागर, मेजा तालाब, भीलवाड़ा, एडवर्ड सागर, बिलियान, डूंगरपुर, डिंडोली, मुरलिया, चित्तौड़गढ़। छापी परियोजना झालावाड़, पांचना बांध सवाई माधोपुर, बिलास परियोजना बारां में, हरिश्चंद्र कोटा में। कौन से ऑप्शन सही है आपके? तीनों ऑप्शन है वो क्या है? सही सुमेलित हैं। तो तीनों ऑप्शन है वो क्या है आपके? सही सुमेलित है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो बताना है। तारांकित को उत्तर मौखिक, यानी आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो भी लोकसभा राज्यसभा में, वो प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित, सॉरी तीन प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और मौखिक प्रश्न। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक पूछे जा सकते हैं प्रश्न। अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न है वो नहीं पूछे जा सकते। तो तारांकित, अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से संबंधित आपका कौन सा ऑप्शन है वो सही है? दोनों ऑप्शन है वो क्या है? सही है, क्योंकि इसके उत्तर मौखिक लिए जाते हैं, इनके उत्तर लिखित, इनके बाद पूरक प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते और इनके बाद में वो पूछे जा सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? सही है। निम्न में से किस राज्य की लोकसभा सीटें अन्य राज्यों की सीटों की तुलना में सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र की सर्वाधिक सीटें, महाराष्ट्र की सर्वाधिक सीटें कितनी है? 48 महाराष्ट्र की सीटें। फिर आपकी पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की जो सीटें हैं लोकसभा की वो कितनी सीट होती है? 42 पश्चिम बंगाल की सीट। बिहार की आपकी 28, बिहार की है 40 और 28 है आपकी कितनी? कर्नाटका की 28 है। महाराष्ट्र की कितनी है? 48। और राजस्थान की जो है वो कितनी है? तो राजस्थान की लोकसभा की जो सीटें हैं वो राजस्थान की लोकसभा की सीटें कितनी है आपकी? 25 लोकसभा की, और राजस्थान की राज्यसभा की सीटें होती है वो 10 सीटें। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। माही नदी के क्षेत्र को कांठल कहा जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच के भाग को मेवल और देवलिया कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के पठारी भाग को उपरमाल कहा जाता है। जयपुर के आसपास के ढूंढ नदी के प्रवाह क्षेत्र को ढूंढाड़, जबकि चूरू सरदारसर क्षेत्र को थली कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? सभी ऑप्शन सही है, तो इनमें से कोई गलत ऑप्शन नहीं है, सभी ऑप्शन है वो क्या आपके सही है, यानी 47 नंबर क्वेश्चन में आपके इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपकी सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न दिया गया कि उनसे संबंधित कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही है। कालीबंगा सभ्यता स्थल से आपके कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़, वहां से हमें एक युगल समाधि, लकड़ी की नाली, 2 चबूतरों पर 8 अग्नि वेदिकाएं, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण, जूते व खेत के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित, ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता है, वहां से जो मैक्सिमम जो शहर है वहां पर 2 आपके जो नगर है ना वो 2 भागों में विभाजित है, जबकि धोलावीरा है वो आपके 3 भागों में विभाजित। यहाँ से जलाशय, सूचना पट, खेल स्टेडियम मिले हैं। मोहनजोदड़ो से पशुपति नाथ शिव की मूर्ति, कांस्य की नर्तिका की मूर्ति 7 बार बसने व उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। लोथल, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियां, डोकयार्ड, कन्हूदड़ो से झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष, ऐसा स्थल जहां वक्राकार ईंटें, दुर्ग का अस्तित्व नहीं, मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का साक्ष्य। तो सभी ऑप्शन है वो क्या है आपके सही है, यानी चौथा ऑप्शन क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जो आपके रोग हैं वो किन किन से होते हैं वो आपको बताना है। जैसे अपन देखें कि जो आपका रतौंधी नामक रोग है, ये रतौंधी नामक रोग है वो किससे होता है? रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी रोग है वो किससे होता है? विटामिन सी की कमी से। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। बेरी बेरी रोग है वो किससे होता है? विटामिन बी। और रिकेटस रोग होता है वो आपके विटामिन डी की कमी से। यानी 2 3 4 2 ए रतौंधी रोग होता है आपका किससे रोग होता है?
सम्मिलित करना, रतौंधी रोग 1 का 2, फिर स्कर्वी रोग है वो 4, यानी 2 4 3 1, यानी ए ऑप्शन है वो क्या है इसका सही है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। संविधान सभा की कुछ समितियां दी गई है, उन समितियों के आपके सभापति कौन थे, उनसे संबंधित आपको सही ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा, वो आपको बताना है कि प्रांतीय संविधान समिति है, उस प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि अपन देखते हैं कि प्रांतों का विलय करने में सर्वाधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही होता है। कार्य संचालन समिति अपन देखते हैं कि कार्य संचालन समिति है वो आपके के.एम. मुंशी जी, राजेंद्र प्रसाद के आगे, तो ये के.एम. मुंशी जी। संघीय संविधान यानी उस समय आपके जो संघ के प्रमुख लीडर थे वो आपके कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। प्रेस दीर्घा समिति, ये प्रेस दीर्घा समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, सभापति उषानाथ सेन। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें प्रांतीय 1 के 3, फिर 3 5, फिर 3 5 2 1, 3 5 2 1, 3 5 3 5 2 1 4 6, यह आपकी कुछ संस्थाएं हैं, उनके कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना हुई थी आपकी 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी है, इसकी स्थापना हुई थी 1838। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1843। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1851, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1871 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना है वो होती है। तो कालक्रम के अनुसार अपन देखें तो 1 2 3 4 5, तो यानी 1 2 3 4 5 ये ऑप्शन है वो आपका सही है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है, ध्यान रखना भाई। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का रहता है, अर्थात राज्य आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाता है। अनुदान की मांग विधानसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर ही विधानसभा में रखी जाती है। अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर विधानसभा में रखी जाती है, अन्यथा नहीं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। केग के द्वारा किसी राज्य की लेखा संबंधी रिपोर्ट को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। राज्यपाल उनको राज्य विधानसभा में लोक लेखा समिति के समक्ष रखवाता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन है वो गलत। चीन का एक मिशन है तियानवेन 2 मिशन, उससे जुड़े हुए कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो आपका सटीक नहीं है। तो यह चीन का पहला एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह के पास मौजूद क्षुद्र ग्रह 2016 H03 से चट्टान और धूल के नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर वापस लाना है। तो ये ऑप्शन भी सही है। यह रोबोटिक अंतरिक्ष यान जो लॉन्च मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया, एक धूमकेतु 311P का भी अध्ययन करेगा। यह पूरा मिशन 7 वर्ष तक चलेगा, जिसके दौरान यह अंतरिक्ष में नए खगोलीय पिंडों, जीवन के संकेतों और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े रहस्यों का पता लगाएगा। तो यह मिशन है वो 7 वर्ष तक नहीं, अप्रोक्सीमेट यह मिशन 10 वर्षों तक चलता है। तो यह ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है वो सटीक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा, दूसरा। जनगणना 2011 के संबंध में आपके कुछ क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर आपको आंसर है वो देना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 21.3, जबकि भारत में यह 17.6, भारत से ज्यादा थी जनसंख्या वृद्धि दर 2011। राजस्थान में 2011 की जनगणना जनघनत्व 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, भारत में यह संख्या 382, तो यह भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का साक्षरता दर
66.1, जबकि भारत का 74.04। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात था 943, जबकि भारत में यह लिंगानुपात है वो कितना, सॉरी, राजस्थान का लिंगानुपात है वो, राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? राजस्थान का लिंगानुपात था 928, जबकि भारत का लिंगानुपात है वो, भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 था। यानी चौथा ऑप्शन है वो गलत है। तो इसमें अपन पूछा सही है, 1 2 3 ऑप्शन क्या हो जाते हैं आपके? सही हो जाते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अवशेष और विशेषताएं कौन कौन सी आपकी जो सभ्यता स्थल है उनसे संबंधित है? कि लोहा गलाने के प्रमाण, 5 स्तर पर बस्तियां होने का प्रमाण, हड्डियां और ऊंट के दांत के प्रमाण, इसवाल, चांदी की 8 5 पंचमार्क मुद्राएं और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं, अशोक स्तंभ, एक गोल मंदिर, मिट्टी का पूजन पात्र बैराट, तांबे की 6 मुद्राएं, तांबे की कुल्हाड़ियां, पत्थर के मनके, आभूषण, लाल काले मृद बांड, संयुक्त परिवार व्यवस्था, बेड़च नदी के तट पर, बागोर नहीं, ये आपकी कौन सी है? आहड़ सभ्यता स्थल है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो गया। अब बताना है कौन सा ऑप्शन है वो आपका इसका सही है। तो इसमें 1 और 2 युग्म सही है, तीसरा ऑप्शन क्या आपका गलत है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, भाई 12 अनुसूचियां, उनमें से तीसरी अनुसूची के बारे में पूछा गया है कि आपके कौन सा ऑप्शन है वो सही है। जो तीसरी अनुसूची होती है उस तीसरी अनुसूची में आपके एमपी, एमएलए, जो चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके जो जजेज होते हैं उनसे संबंधित सभी के सब शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में जानकारी है वो मिलती है। यानी सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद और विधानमंडल सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, इनके खुद के अलग होते हैं। राज्यसभा उपसभापति उम्मीदवार ये भी इनके अलग होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन का 1 और 2 है वो सही है, बाकी सभी है वो क्या है आपके गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एमपी जो आपके लोकसभा राज्यसभा में, एमएलए राज्य विधानमंडल में, उनके बारे में। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी जो गुण कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म पर आधारित होकर वंशानुगत होने लगा, तो ये ऑप्शन सही। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। 4 पुरुषार्थ की कल्पना विद्यमान थी। जाति व्यवस्था धीरे धीरे आ रही थी लेकिन इसमें कठोरता नहीं थी, ये ऑप्शन भी सही। संयुक्त परिवार प्रथा, संपत्ति विभाजन और आगे चलकर संयुक्त परिवार विभाजन भी देखने को मिला। नारी शिक्षा पर बल, विधवा स्त्री पुनर्विवाह का प्रचलन था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा है वो नहीं थी। तो कितने कथन पूर्णतया सही हैं? तो उपयुक्त सभी कथन है वो क्या है आपके सही हैं। यानी 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन में आपके उपयुक्त सभी कथन है वो क्या हो जाते हैं आपके सही हो जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो ध्यान रखना भाई, प्रस्तावना इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना को रट लो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। हर बार एग्जाम में प्रस्तावना से एक न एक प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो यहां पूछा गया है कि प्रस्तावना में अग्रलिखित शब्दों को संख्या के आधार पर प्रयुक्त किए जाने के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन कीजिए। कि भाई आपके लोग शब्द है वो, हम भारत के लोग एक बार ही भारत, है ना, हम भारत के लोग भारत को, न्याय, तो ये न्याय जो है ना वो न्याय शब्द है वो एक बार ही इसमें उपयोग किया गया है। समता, तो समता भी एक बार, और भारत जो शब्द है वो 2 बार इसमें यूज है वो लिया गया है। तो ध्यान रखना, भारत का प्रस्तावना से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है वो बन सकता है।
नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म असंगत नहीं है, वो आपको बताना है। विधानमंडल के सदस्यों की अहर्ता और योग्यता 176, नहीं भाई ये आपके 173 नंबर अनुच्छेद है उसमें उल्लेख, तो ये ऑप्शन गलत। राज्य विधानमंडलों की अवधि 172, ये ऑप्शन सही। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद का उल्लेख 178। विधान परिषद का सृजन, ये तो विधान परिषद सृजन से संबंधित तो 169 में है, लेकिन संरचना से संबंधित है वो 170 में, तो ये ऑप्शन भी गलत। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का 17वां विधानसभा विघटन करना 174, तो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाता आपका, यानी 2, 3 और 5 ऑप्शन है वो सही है, बाकी 2 और 4 नंबर 1 और 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या आपके गलत है। संरचना के आधार पर पर्वतों के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा या कौन से युग्म संगत है। जैसे अपन देखें कि संरचना के अनुसार कौन से अवशिष्ट पर्वत है, कौन से ब्लॉक पर्वत है, ज्वालामुखी है, वलित है, तो उन ऑप्शंस को देखते हैं तो अपन ध्यान होना चाहिए कि ये पर्वत श्रृंखला है वो इस प्रकार की। जैसे अरावली का नाम देखते ही अपने दिमाग में आता है कि अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है, वलित पर्वतमाला है प्राचीनतम, हिमालय, आल्पस, इनका नाम सुनते ही अपने को दिमाग में आ जाती है कि भाई ये वलित पर्वत। तो यूराल, रॉकी, एंडीज, आल्पस, ये आपकी वलित पर्वत। सॉल्ट रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट, वासाच, सियरा नेवेदा, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है। ये जैसे अपन देखें ब्लैक फॉरेस्ट, वासाच, ये आपके किन के उदाहरण है, ये आपके जो ब्लॉक पर्वत है उनके उदाहरण है। बिग हॉर्न्स, ब्लैक हिल्स, सिनसिनाटी उबार ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। ज्वालामुखी से संबंधित आपके कौन कौन से हो गए, ज्वालामुखी से संबंधित आपके जो पर्वत होते हैं वो फ्यूजियामा, कोटोपेक्सी वो होते हैं, ठीक है, वासाच और ये ब्लॉक पर्वत। बिग हॉर्न्स, ब्लैक हिल्स, ये आपके जो पर्वतों की श्रेणी है वो कौन सी है, गुंबदाकार पर्वतों की श्रेणी है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा भी ब्लॉक पर्वत, अरावली अवशिष्ट, महादेव पर्वत, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं। तो यानी संगत कौन सा है, केवल एक ऑप्शन है वो क्या है, संगत है। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान 164 से संबंधित कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 164 में आपके मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शपथ से संबंधित कि भाई शपथ राज्यपाल दिलाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में है, राज्यपाल की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये ऑप्शन सही है 1, 2, 4, यानी 1, 2, 4 सही, तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, गलत। जैन धर्म निम्नलिखित में से किन किन में विश्वास या समर्थन करता है। जैन धर्म आपके आत्मा का अस्तित्व, अनेकांतवाद, कर्म, पुनर्जन्म और शादवाद, निवृत्ति और अनिश्वरवादी, यानी आपके सभी में ये क्या करता है, विश्वास है वो करता। तो जैन धर्म आपके सभी में विश्वास है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, हाड़ौती के पठार से संबंधित आपकी कुछ ऑप्शंस दिए गए और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा नहीं, झालावाड़ आदि में जिलों में हाड़ौती के पठार का क्या है आपका विस्तार। इसके 3 गौण भाग है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहबाद उच्च भूमि और डग गांगदर उच्च भूमि। डांगलैंड इसी का भाग है, ये नहीं भाई, डांगलैंड है वो करौली में है और वो आपके इसका भाग नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है आपके सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच कीजिए और सत्य कथनों की संख्या चुनिए। जो प्रतिबिंब किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है, दक्षिण वाम यानी राइट लेफ्ट, जबकि वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है।
समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन है, उस 64 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है वो क्या है, सही है। तो मुझे तो लग रहा है कि सभी ऑप्शन है वो क्या है, इसमें आपके सही है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच कीजिए और संख्या बताइए जो कथन सत्यता को दर्शाता है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करता है और भारत पाकिस्तान सीमा के सहारे चलने वाली वर्षा रेखा है। यह जैसलमेर से गुजरती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को लगभग समान दो भागों में विभाजित करता है। इसके पश्चिम में शुष्क और पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थल है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो समान भागों में विभाजित, यह वर्षा रेखा अरावली की पश्चिम सीमा और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। राजस्थान के जुलाई माह में 999 मिलीबार समदाब रेखा उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, प्रतापगढ़, झालावाड़ और 1000 मिलीबार समदाब रेखा अजमेर, टोंक, पाली, ब्यावर, जालोर जिलों से गुजरती है। तो इन जिलों से तो गुजरती है आपकी कितनी, 999 मिलीबार, और यानी ये इंटरचेंज आप कर लो, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है आपके सही है। तो कितने ऑप्शन है वो आपके सही हैं, तो कोई भी 3 ऑप्शन क्या है आपके सही है। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख शासकों से जुड़े निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सिरोही के महाराव सूरतान ने मारवाड़ महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब से छिपाकर सिरोही के कालिंदी गांव में रखा था। तो जो सिरोही के शासक थे, सिरोही के शासक सूरतान, उनके द्वारा क्या आपके अजीत सिंह को सिरोही के कालिंदी गांव में रखा गया था। तो ये सूरतान नहीं होकर कौन होगा, आपके वेरीसाल होगा। तो सिरोही के शासक थे वेरीसाल, जिनके द्वारा रखा गया था। सिंह भाण के उत्तराधिकारी सहसमल ने सिरोही नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाया। इसने आबू व बसंतगढ़ पर अधिकार जमाया। अचलगढ़ किला, बसंतगढ़, कुंभ स्वामी मंदिर, ये सारे जो आपके किले हैं वो किसके द्वारा बनवाए जाते हैं, ये किलों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत। दिल्ली के पिथौरागढ़ पुष्कर वराह मंदिर, बिशलपुर झील का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ। तो बिशलपुर झील का निर्माण, पुष्कर का वराह मंदिर, लेकिन पिथौरागढ़ है उसका निर्माण करवाया गया था आपके किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा करवाया गया था। जैत्र सिंह हाड़ा ने कोटा में किले का निर्माण करवाया, साथ ही वहां पर प्रसिद्ध गुलाब महल बनवाया, जबकि बर सिंह हाड़ा ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। 1569 ईस्वी में जब सुरजन हाड़ा द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई, तब अकबर ने उसे राव राजा की उपाधि, 5000 मनसब, बनारस के पास 52 परगने जागीर में दिए गए और बनारस और चुनार की जागीर है वो भी दी थी। कौन से कथन आपके सही नहीं है, तो अपन देखते हैं कि 1, 2, 3 इसमें ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो इसमें 1, 2, 3 यानी ए ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। चौथा और पांचवा ऑप्शन है वो क्या है, सही है। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, आपका गलत है, बाकी सही है। 67 निम्नलिखित में से विचार कीजिए कथनों पर और आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित है। कवक, राइजोपस, सेवाल, स्पाइरोगाई, प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनास। तो ये प्रोटोजोआ क्लाइमोडोमोनास नहीं होता, क्लेमाइडोमोनास नहीं होता, तो ये ऑप्शन है वो आपका गलत है। बाकी दोनों ऑप्शन है वो क्या है, सही है। राजस्थान की सलादीपुरा क्षेत्र किस खनिज के लिए खनन हेतु प्रसिद्ध है, तो सलादीपुरा सीकर में आपके पाइराइट है वो पाया जाता है। तो ध्यान रखना ये सलादीपुरा है वो कहां पर आपका, सीकर है वहां पर है, और ये पाइराइट पाया जाता है। राज्य में टेलीमेडिसिन और एकीकृत रोग निगरानी की सुविधा देने वाले प्रमुख पोर्टलों और नेटवर्क का सही सुमेलन कीजिए। ई संजीवनी का कार्य क्या है, आईडीएसपी का कार्य क्या है, 108 एम्बुलेंस और किरण है उसका क्या है।
तो 69 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा, वो आपको बताना है। जैसे ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के द्वारा निम्नतम से उच्चतम सुविधा परामर्श, है ना, कि भाई आपके डॉक्टरों से परामर्श करवाया जाता है। आईडीएसपी संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों का रियल टाइम डेटा। 108 सड़क दुर्घटना आपातकालीन चिकित्सा सेवा। और किरण है वो आपका मानसिक और स्वास्थ्य, यानी ए ऑप्शन है वो आपका सही। 70 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो 70 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है, आपको सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा क्षेत्र आपके किससे संबंधित है। जैसे अपन देखें अनसान मुकदेन, अनसान मुकदेन आपका चीन में क्षेत्र है, और चीन में आपका कौन सा क्षेत्र होगा, चीन का पिट्सबर्ग यानी लो इस्पात से संबंधित। तुरीन क्षेत्र, तुरीन कहां पर है, इटली में। तुरीन क्षेत्र आपका इटली का डेट्रॉइट यानी आपके वायुयान निर्माण से संबंधित। हैमिल्टन, हैमिल्टन कहां पर है, कनाडा में है, और ये आपके कनाडा का बर्मिंगम इसे कहा जाता है। नगोया जापान, तो नगोया जापान, जापान का मैनचेस्टर यानी वस्त्र निर्माण। ओसाका, सॉरी, नगोया, नगोया को जापान का डेट्रॉइट। ओसाका, ओसाका आपका जापान का मैनचेस्टर। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग आपका कौन सा हो गया, विश्व की इस्पात राजधानी, यानी आपके 3-1 इसका हो गया अनशान चीन में, तुरीन इटली वाला। हैमिल्टन, हैमिल्टन हो गया कनाडा, यानी 3-1-6, 3-1-6, 4-2-5। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। टैक्स प्रकार और कौन से संगत युग्म है। टैक्स प्रकार विषय से संबंधित आपका कौन सा युग्म है वो आपको बताना है कि भाई इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जैसे अपन देखेंगे भाग, अच्छा, पुराने टाइम पर जब मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था से संबंधित भाग होता था आपका भूमि कर से संबंधित। बलि कर, धार्मिक कर है, ये लिया जाता था। हिरण्य, हिरण्य एक प्रकार का नगद कर है वो होता था। तो इसमें आपके 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन है वो सही है। गणगौर, है ना, अभी आपका जो नेक्स्ट आपका जो पेपर हुआ है वो गणगौर के दिन। गणगौर कब मनाई जाती, गणगौर मनाई जाती है आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया, है ना। तीज त्योहार, ले बावड़ी, ले डूबी, गणगौर। गणगौर के बाद में आपके त्योहार है वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जयपुर की गणगौर की सवारी है वो प्रसिद्ध है, तो देख के आना सारे लोग, पेपर वेपर देखे। तो गणगौर उत्सव के संदर्भ में निम्न कथनों पर, तो होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलती है। होली की राख के पिंड बनाकर जो के अंकुरों के साथ इसका पूजन है वो किया जाता है। इस पर शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमा, यानी ईश्वर जी तो आपके भगवान शिव का प्रतीक है और गणगौर है माता पार्वती का प्रतीक। जयपुर के गणगौर की सवारी का बड़ा रोचक वर्णन कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर, ध्यान रखना, उदयपुर के जो गणगौर की सवारी है उसका वर्णन किया, ना कि यहाँ के। तो ये ऑप्शन गलत है। कौन सा कथन सही है, यानी इसमें कथन कौन से सही हो जाते हैं, 1, 2, 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही है। वे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत, संगत कौन सा है, वे सभी वे जिनमें भौतिक या वित्तीय संपत्ति का सृजन होता है या सरकार के वित्तीय दायित्वों में कमी होती है, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। जब सरकार का कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होती है तब इन कुल राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर क्या कहलाता है, आपका राजस्व घाटा कहलाता है, ना कि राजकोषीय घाटा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पूछा कौन सा है, संगत, तो संगत आपका ऑप्शन है केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जोधपुर में वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया गया। इस परियोजना को भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया।
इस सेंटर में सभी आधुनिक मशीनरी स्थापित की गई है जिन्हें सामान्यतः छोटे उद्यमी भी खरीदने में सक्षम होंगे। तो 74 नंबर जो क्वेश्चन है, उस 74 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कौन सा होगा कि भाई इस सेंटर में सभी आधुनिक मशीनरी स्थापित की गई जिन्हें सामान्यतः छोटे थोड़ी खरीद सकते हैं भाई, है ना। तो ये ऑप्शन आपका गलत। तो इसमें आपके 1 और 2 ऑप्शन है वो क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। हाल ही घटनाक्रम के संदर्भ में विचार कीजिए और बताइए। 13वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2026 भारत और किर्गिस्तान के मध्य मिशारी असम में आयोजित किया गया। रणनीतिक गठबंधन पैक्स सिलिका में हाल ही में शामिल होने वाला भारत 16वां सदस्य देश बना। तो रणनीतिक गठबंधन पैक्स सिलिका में शामिल होने वाला भारत 10वां सदस्य है, ना कि 16वां सदस्य है। हाल ही में वीओसी बंदरगाह नेट जीरो उत्सर्ग भवन के लिए बीईई से 0++ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना। कौन से कथन सही नहीं है? इसमें केवल आपका केवल दूसरा ऑप्शन है वो क्या आपका सही नहीं है। 75 नंबर ऑप्शन, 75 नंबर क्वेश्चन का आपका दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, सही है। 73 नंबर ऑप्शन 73 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के संदर्भ में संशोधित प्रावधानों और कथनों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? राजस्थान सरकार के द्वारा पेइंग गेस्ट योजना है वो चलाई गई है। तो जो 2026 में इनसे संबंधित कुछ जो प्रावधान है वो सरकार के द्वारा किए गए। आवासीय क्षमता में अधिकतम 240 बेड की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई। तो ऐसी कोई भी अनिवार्यता है वो नहीं रखी गई है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। निवास की अनिवार्यता के तहत पूर्व में लागू वह शर्त समाप्त कर दी गई है जिसके तहत संपत्ति स्वामी या परिवार का उसी परिसर में रहना अनिवार्य था। ये ऑप्शन सही है। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन है वो क्या आपका सही हो जाता है, यानी 76 में आपका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन, कौन से युग में संगत है वो बताना है। मां कात्यायनी देवी पशु मेला जालोर में बरता है भाई। श्री निम्बेश्वर पशु मेला पाली में बरता है। मालानी महोत्सव जैसलमेर में नहीं बरता, मालानी महोत्सव बरता है आपका कहां पर, बालोतरा में। मल्लीनाथ जी की स्मृति में बालोतरा में बरता है। तो तीसरा ऑप्शन गलत। तो सही युग में कौन सा आपका 1 और 2 ऑप्शन है वो सही है। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? आपकी कुछ किताबें दी गई है, उन किताबों से संबंधित आपका कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, वो आपको बताना है। जैसे 100 वेज टू सी इंडिया, स्टेट्स स्टोरीज एंड सरप्राइजेज रोहित सरन, द सेज टू री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री राम नारायण गुरु शशि थरूर, स्मार्टर देन द स्टॉर्म बिपिन सरदेसाई, द रोंग वे होम सोनाली खुल्लर श्राप की नहीं है। द रोंग वे होम है आपकी किसकी, अमिताभ कांत और सिद्धार्थ सिन्हा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है, यानी ये सही है, असंगत पूछा है। 69 नंबर क्वेश्चन, मिशन मधुहारी एवं मिशन मधु नेत्र सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यानी आपके 70 नंबर जो क्वेश्चन है, 79 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है, सही होता। ठीक है, तो 79 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। तो 79 में अपन देखें, मिशन मधुहारी का लक्षित वर्ग। मिशन मधुहारी, पहले तो ये देखें मधुहारी और मधुनेत्र ये डायबिटीज से संबंधित। तो ये मिशन मधुहारी का लक्षित वर्ग है वो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चे। मिशन मधुनेत्र की तकनीक डायबिटीज मिशन मधुनेत्र डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच करना। मिशन मधुनेत्र की तकनीक
एआई आधारित आंखों की जांच, मिशन मधुहारी में मरीजों को निशुल्क वितरण, इंसुलिन, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज स्ट्रिप्स, ये आपके फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन, कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा हेतु योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही होगा 80 नंबर क्वेश्चन में। इसका उद्देश्य ड्रॉप आउट बालिकाओं और महिलाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं और 12वीं की शिक्षा से जोड़ना है। तो आपके जो क्या है कि ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करना है और 10वीं 12वीं की शिक्षा से जोड़ना है। कक्षा 10 के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और 12 के लिए 15 वर्ष निर्धारित है, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत सभी विषय उत्तीर्ण करने हेतु महिलाओं को 5 वर्षों में अधिकतम 9 अवसर है वो दिए जाते हैं। यानी तीनों ऑप्शन है वो क्या है आपके सही है। 2025-26 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले क्या है कि जीडीपी के आधार पर आपकी जो अर्थव्यवस्था उसका मापन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में आपके सरकार के द्वारा जीएसवीए के आधार पर जो आपकी अर्थव्यवस्था उसका मापन किया जाता है, यानी सकल राज्य मूल्य वर्धन, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन। इसमें से क्या है कि मध्यवर्ती जो आपकी आय है ना उसको निकाल के कच्चे माल से उत्पादित जो माल है उसमें आपका कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो काउंट किया जाता है। तो 81 में आपको बताना है कि जैसे औद्योगिक क्षेत्र का जीएसवीए 4.5 लाख करोड़ रुपए, जो कुल जीएसवीए का 26.55%। इस क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 6.99% वृद्धि दर्ज की गई। 2011-12 से 2025-26 की अवधि के दौरान इसकी चक्रवर्ती वार्षिक दर 8.98 रही है। सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें भी आपके तीनों ऑप्शन है वो क्या है सही हो जाते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी के तहत राज्य के दो प्रमुख क्षेत्र खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना और जयपुर मुंबई इंडस्ट्रियल जो आपका कॉरिडोर है जोधपुर पाली मारवाड़ विकसित किए गए। सही है भाई। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आपका जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर, जिसका सर्वाधिक 39% हिस्सा राजस्थान के गुजरता है। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है वो पहले की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ध्यान रखना भाई। प्रचलित कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का उनके योगदान के साथ सही सुमेलित कीजिए कि भाई विनिर्माण, निर्माण, खनन आदि से संबंधित आपका कौन सा कथन है वो सही होता है। जैसे अपन देखें कि विनिर्माण आपके 40% के अप्रोक्सीमेट है, तो इसमें 40% आपका कौन सा हो गया चौथा ऑप्शन। फिर अपन देखें कि भाई निर्माण से संबंधित है ना कि विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत, इनका यही क्रम है। तो बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है आपका कि औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, तो यही क्रम है वो आप याद रख लेना। तो इसी तरीके से आपको इनका क्रम भी याद रख लेना कि 40, फिर 35, फिर 12.50 के लमसम, 12.5 के लमसम, फिर 12%। तो इसमें आपका 4, 3, 2, 1, तो यानी डी, सॉरी, इसी तरीके से सही तो था यार, मैं गलती इसको डिलीट करके। कितनी देर की होगी? बस रिजल्ट बाड़ी है। 83, प्रचलित कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का उनके योगदान के साथ सही सुमेलित कीजिए। उनके उप क्षेत्र दे रखे हैं और उनका योगदान दे रखा है कि भाई कौन सा योगदान है वो किस तरीके से आपका सही है। तो औद्योगिक क्षेत्र के जो उप क्षेत्र है, जैसे पहले विनिर्माण सर्वाधिक मैक्सिमम, फिर निर्माण, फिर खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। इसी तरीके से इनका क्रम भी याद रखना है, अवरोही, आरोही, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर।
लेकिन सर्वाधिक जो योगदान है 40% के अप्रोक्सीमेट विनिर्माण का है, यानी 40% डी। फिर निर्माण का 35% के अप्रोक्सीमेट है, यानी सी ऑप्शन हो गया। खनन एवं उत्खनन का 12.5%, तो 12.4 आपका जो है वो। विद्युत गैस एवं जलापूर्ति 12%, तो ये 12%, यानी DCBA, DCBA, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाता आपका, सही हो जाता है। राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 के निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डेटा सेंटर क्षेत्र में 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना, 300 मेगावाट की स्थापित क्षमता प्राप्त करना, राज्य के रणनीतिक क्षेत्र में 5 समर्पित डेटा सेंटर पार्क विकसित करना, डेटा सेंटर क्षेत्र को आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम के तहत वर्गीकृत किया गया, वर्गीकृत नहीं, उसको संरक्षित किया गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। कितने कथन सही है, तो इसमें आपके 3 ऑप्शन है वो क्या है, सही होते हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के लिए राजस्थान के GSDP अनुमानों के संबंध में कौन से कथन आपके सत्य हैं वो बताना है। स्थिर कीमतों पर राज्य का GSDP 9.82 लाख करोड़ रुपए अनुमानित। प्रचलित कीमतों पर राज्य के GSDP में 10.24% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत की कुल GDP में राजस्थान का योगदान स्थिर कीमतों पर 4.86% और प्रचलित कीमतों पर 5.25% है। तो इसमें आपका 85 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका 2 और 3 ऑप्शन है वो क्या है, राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका, गलत है। 86, 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के आधार पर राज्य के शीर्ष 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है वो आपको बताना है। यानी प्रचलित कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के आधार पर राज्य के शीर्ष 4 जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा, तो पहले जयपुर, फिर अलवर, फिर जोधपुर, अजमेर। तो जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, ये आपका सही क्रम हो जाता। बैंक ऋण आधारित योजनाओं को उनके संचालन स्तर के आधार पर सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 योजनाएं दे रखी है, सूची 2 आपके संचालन स्तर से संबंधित। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम योजना, तो ये आपके मुख्यमंत्री से संबंधित, तो यानी ये स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम, तो स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो BABA यानी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट, सेंटर, स्टेट, इनकी योजना। किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण एवं ब्याज अनुदान देने वाली प्रमुख योजनाओं का सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना, तो नमो ड्रोन दीदी योजना, तो नमो ड्रोन दीदी योजना इसका जो विवरण है वो आपका 4, नमो ड्रोन दीदी योजना। कृषि उपज गिरवी योजना, कृषि सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये ध्यान रखना इसका। ये कृषि अवसंरचना निधि, तो कृषि उपज गिरवी ऋण योजना। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये आपके कृषि अवसंरचना निधि, तो ये आपका DBCA जो ऑप्शन है वो सही हो जाता। $89, 13 दिसंबर 2024 को शुरू की गई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी, तो आपकी जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, उस मंगला पशु बीमा योजना से संबंधित आपके जो ऑप्शंस दिए गए उन्हीं के आधार पर आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस है वो सही है। इसके तहत एक परिवार के अधिकतम 2 पशुओं को निःशुल्क बीमा किया जाएगा। बड़े पशुओं गाय, भैंस, ऊंट के लिए अधिकतम बीमा राशि 40,000 रुपये। छोटे पशुओं भेड़, बकरी के लिए अधिकतम बीमा राशि है वो 4,000 रुपये। योजना के तहत बीमा प्रीमियम का 50% भार पशुपालक को स्वयं उठाना होगा।
नहीं भाई, अभी क्या कर दिया गया है, इसका आपके 100% भार है वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा? ये आपके सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके चौथा ऑप्शन है वो गलत हो गया, बाकी तीनों ऑप्शन है वो क्या है, सही हो जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न जीके जीएस वाले पोर्शन का, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों एवं किसानों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये योजनाएं दी गई है, इनके प्रावधान है वो दिए गए हैं, तो उनके आधार पर आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपका सुमेलित करना है। तो सुमेलन करोगे तो मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, तो मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख की वित्तीय सहायता। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन। किसान कलेवा योजना, तो किसान कलेवा योजना, मंडी में किसान अपना खाद्यान्न बेचने के लिए जाते हैं, तो उनको वहीं पर मंडियों में कलेवा वगैरह है खाने पीने की सुविधा उपलब्ध करवाना, तो मंडियों में सस्ता एवं पौष्टिक भोजन। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत आपके किसानों को फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री किसान वो आपके कुल 9,000 की वार्षिक सहायता। राजस्थान कृषक समर्थन योजना, यानी कृषकों का सहयोग देने के लिए यह आपकी एमएसपी से अधिक 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाना, तो यानी PACD, PACD ये दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाता है। तो आज के सेशन में अपन ने बात करी आज का लास्ट में आज का जो पेपर है, आपके जो फाइनल तैयारी है उससे पहले आपकी तैयारी को जांचने परखने के लिए थोड़ा एवरेज जो पेपर है वो बनाया गया था, ताकि आपका जो मनोबल है वो बना रहे। ठीक है, तो आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि भाटिया आश्रम के साथ जुड़ के आपकी तैयारी है वो बहुत बढ़िया रही होगी। आगे का जो पोर्शन है मैथ्स और रीजनिंग का, वो हमारे भाटिया आश्रम के दूसरे जो सर हैं विश्वास सर, उनके द्वारा उन्हें सोल्व करवाया जाएगा। थैंक यू। नमस्कार साथियों, अब हम लोग मैथ और रीजनिंग के हमारे 10 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा एक सीरीज का क्वेश्चन है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का एक मिश्रित रूप है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर है HP16, ठीक है, और यहाँ पर अगला पता नहीं है, ये है NV64, फिर QY100 और फिर TB यहाँ पर है 144। देखिए आप संख्याओं में देखें तो ये 12 का वर्ग है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया है 4 का स्क्वायर। तो अगर आप पैटर्न देखें तो इसमें क्या है, इवन नंबर का स्क्वायर है, तो 4 के बाद में 6 का स्क्वायर, फिर 8, फिर 2 10 और 2 12, तो 6 का स्क्वायर इट मीन्स यहाँ पर 36 आना चाहिए। 36 मेरा 3 में है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ सीरीज बनाते हैं अल्फ़ाबेट की। तो अल्फ़ाबेट की जब यहाँ पर सीरीज में बनाऊंगा तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे N है, N से Q प्लस में 3 है, 14 और 3 17, 17 और 3 कितना होता है, 20 होता है। इट मीन्स पहले अल्फ़ाबेट में 3 प्लस करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 8 और 3 11, 11 पे क्या होता है K, और K के अंदर जब प्लस 3 करोगे तो ये बन जाएगा N, तो मतलब K। तो मेरा एक ही ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर 4, क्योंकि इन दोनों में J है। ऐसे ही अगर आप सेकंड लेटर के अंदर भी यहाँ पर सीरीज बनाने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं V से Y प्लस में 3 है, 22 और 3 25, और 25 के आगे फिर 3 ऐड करोगे तो यहाँ पर B आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर है P के अंदर जब 3 करेंगे 16 3 19, यानी कि S और S में 3 जोड़ेंगे तो B आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा KX36। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, पिछला सीरीज का था, ये कोडिंग डिकोडिंग है, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फिक्स कोडिंग का है जहाँ पर दिख रहा है। इसमें यहाँ पर ये है कि केबल है, केबल CABLE, कोडिंग डिकोडिंग में उसका जो कोड होता है उसको नीचे लिखिए 65,
फिर आगे है @7 और फिर है हैश, ठीक है। उसके बाद में है PARKLET, ठीक है। और इसका कोड है, ये है 85917 हैश और ये 2 है। और इसी अकॉर्डिंग आपको EL रैप का निकालना है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप दोनों के अंदर अगर आप देखें तो फिक्स कोडिंग है। कैसे देखिए, E का यहां भी हैश है, यहां भी हैश है, A का 5 है, यहां 5 है, तो L का यहां 7 है, यहां पर 7 है। इट मीन्स जो जिस जगह पर है उसका कोड फिक्स है, उसी अकॉर्डिंग हम यहां पर लिख देंगे। E का यहां पर आएगा हैश, ठीक है। L का यहां पर आ जाएगा 7 और R का यहां पर आ जाएगा 9, ठीक है। और A का यहां पर आएगा 5 और P का जो है ये आ जाएगा 8। तो 7958 ऑप्शन नंबर यहां पर जो 4 है वो करेक्ट है। हैश 7958 ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हम पिछले कई पेपर के अंदर ब्लड रिलेशन से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, बहुत इजी रहता है ये, बट थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमारा पॉइंटिंग बेस का है, यानी कि जिसमें एक व्यक्ति किसी ना किसी की तरफ इशारा करता है। तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में सॉल्व करना है। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए नेहा ने कहा, देखिए नेहा जो है वो बोलने वाली है, वो एक महिला है और एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही है। तो ये क्या कह रही है, ये जो व्यक्ति है कह रही है कि उसकी बहन, यानी कि इसकी बहन हो गई है, ठीक है, का भाई, यानी कि इसका भाई, ये खुद भी हो सकता है। देखिए व्यक्ति कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये व्यक्ति खुद भी हो सकता है। भाई जो है ये कौन है, मेरे ससुर का इकलौता। अब देखिए नेहा का ससुर जो है, नेहा के ससुर का इकलौता बेटा कौन होगा, इसका खुद का पति होगा। तो ये अपने पति की तरफ इशारा कर रही है। भाई नेहा के ससुर का इकलौता बेटा कौन है, नेहा का पति। तो यहां पर जो है उस व्यक्ति का नेहा से देखेंगे तो ये पति का रिलेशन यहां पर जो है वो निकल के आएगा। सो यहां पर हस्बैंड मेरा करेक्ट होने वाला है। तो ये क्या है, देखिए ये जो नेहा है कह रही है कि इसकी बहन का एक भाई मेरे ससुर का इकलौता। अब देखो दूसरा भाई भी हो सकता था, बट उसका सॉल्यूशन यहां पर आ गया, मेरे ससुर का इकलौता। इकलौता का मतलब एक ही, एक से ज्यादा हो नहीं सकते। अगला देखिए यहां पर क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में जो भी उपयुक्त कार्रवाई हो उसे दिए गए उत्तर विकल्पों के आधार पर चुने। नंबर 1, ऐसा अनुमानित है कि कुंभ के मेले में इलाहाबाद में 50 लाख से अधिक लोग आएंगे, ठीक है। एक जैसे मेला लगता है तो एक गवर्नमेंट एक पहले थोड़ा सा एक संभावना जताती है कि ऐसा हो सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग है कि 50 लाख से लगभग जो है लोग आएंगे या ज़्यादा आ सकते हैं, एक आइडिया लगाया है। अब अगर अपन इसको देखें तो स्थानीय प्रशासन पूरे, अच्छा अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए, एक अनुमान लगाया 50 लाख लोग आएंगे, कार्रवाई क्या, ये कार्रवाई होनी पूरे शहर में चुस्त यातायात व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ये कार्रवाई करनी चाहिए। मेले का आयोजन है, वहां पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आयोजन स्थल पर आने जाने की नियंत्रित व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो तीनों ही कार्यवाही करना यहां पर क्या है, उचित है कि ऐसी परिस्थिति में तीनों कार्यवाहियां जो है वो रिक्वायर्ड है। तो यहां पर हम तीनों को करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगला देखते हैं, सीमेंट विनिर्माता कंपनियों ने तत्काल भाव से सीमेंट की कीमतों में लगभग 15% की वृद्धि कर दी। देखिए 15% अपने आप में बहुत होती है वैसे तो, देखिए 1-2% की बात अलग होती है, ठीक है। 100 रुपये का पेट्रोल है, एकदम से 15 रुपये पेट्रोल आपका बढ़ जाए, 115 रुपये अगर रेट हो जाए पेट्रोल का, तो फिर एकदम से जब इतना रेट बढ़ेगा तो आप भी एक कदम पीछे हटोगे, क्योंकि एकदम से 1-2 रुपये बढ़ता है तो इतना पता नहीं चलता, पर एकदम से 15% बढ़ना थोड़ा ज़्यादा है। तो कह रहा है कि क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 1, अगर 15% बढ़ेंगे तो सरकार सीमेंट विनिर्माता कंपनियों को कीमत की वृद्धि घटाकर 5% के निर्देश देगी। देखिए ये सरकार जो है, ये प्राइवेट सेक्टर हो गया है, कंपनियां इंडिविजुअली काम कर रही है, तो उनके अंदर सरकार का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता है और ना सरकार इतना जो है वहाँ पर बीच में इंटरफेयर करती है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है।
तो यहाँ पर सरकार का इतना लेना देना नहीं। हाँ, सरकार का ही कोई विभाग हो, कोई कार्यक्रम हो तो सरकार उसमें कर सकती है, बट ऐसे बहुत कम देखा जाता है, तो सरकार का इतना अपन इसमें रोल नहीं देख सकते हैं, तो ये इतना प्रभाव नहीं कह सकते हम लोग, संभावित प्रभाव। रिहायशी फ्लैटों वाणिज्य कंपनियों की कीमतों में वृद्धि का रुख दिखेगा, बिल्कुल सही है। देखिए, चाहे रिहायशी हो चाहे वाणिज्य हो, सीमेंट अगर महंगी होगी तो उनको बनाने की लागत भी बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा, तो उसकी कीमती में वृद्धि रुख दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, सीमेंट महंगी होगी तो। निर्माण कंपनियां चल रही सभी निर्माण परियोजनाओं तत्काल भाव से, देखिए इसकी संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट अगर हम यहां पर देखें 15% की वृद्धि है तो ये एक प्रभाव हो सकता है, पॉसिबिलिटी में जा रही है ना, क्योंकि ये ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा करेगा, रोक सकती है, ये भी एक कह रहा है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड और थर्ड फिर भी सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आएगा। कथन सेकंड और कथन सेकंड और थर्ड जो है वो यहाँ पर क्या होगा, इसका तत्काल प्रभाव मैं एक तरीके से कह सकता हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आ जाए। आगे देखते हैं, इसके अंदर सबसे छोटी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोलते हैं जैसे कोई भी इस प्रकार से a/b फॉर्म में होती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसका हर जो है वो 0 नहीं होता, ये भी एक कंडीशन होती है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है जिससे 1/3 को गुणा करें, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 1/3 से गुणा करें तो क्या हो जाए कि दशमलव प्रसार, दशमलव के प्रथम मतलब दशमलव के बाद में एक अंक आए और उसके बाद में रुक जाए, मतलब दशमलव के बाद में एक अंक आना चाहिए। ठीक है, तो आपको संख्याएं दे रखी हैं, पहले 1/10 है, इसको आप 3 से गुणा करेंगे तो देखिए अब यहां पर अगर आप 1/3 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1/30 बन जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.0 30 30 90, ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखिए 3/10 है, इसको अगर 1/3 से करूंगा, 3 से 3 कट गया, 1/10 हो गया, जिसका वैल्यू होता है 0.1। तो ये मेरा यहां पर देखिए दशमलव के बाद में एक स्थान प्रसार हुआ फिर रुक गया। ऑप्शन नंबर यहां पर 2 करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही किया जाता है, इसको बेसिक वगैरह हम नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम लोग इनको इस वे में, लाइक सिंपल वे में ऑप्शन को एक एक उठा लो और इसको सॉल्व कर लो। तो इस तरीके ये क्वेश्चन समझे आप कि कौन सी संख्या को मैं 1/3 से गुणा करूं तो पॉइंट के बाद में एक स्थान आए और वो रुक जाए, तो ये यहां पर हो रहा है इसमें। अगला देखिए क्या है, निखिल ने अपनी मासिक छात्रवृत्ति का 45% भोजन परिवहन और परिवहन पे खर्च किया, बाकी में से 20% किताबों पे, बाकी का आधा दूसरे खर्चों में। अच्छा, 880 रुपए बचे, बहुत ही सिंपल है। तो आप एक काम करिए, जो भी खर्चा होता है उसका कितना किया है, 45% उसने खर्च किया है, और किस पर खर्च किया है, भोजन पर व परिवहन पर। ठीक है, तो देखिए अब आपका टोटल प्रतिशत हमेशा 100 होता है, 45% खर्च कर दिया तो पीछे कितना बचा, 55%। ठीक है, अब कह रहा है बाकी में से, अब ये, अब आप ध्यान रखो, ऊपर 100% मानो और इसके 2 टुकड़े करो। अब इसने 20% खर्च कर दिया जो भी था, तो पीछे कितना बचेगा, 80%। मतलब मैं ऊपर वाली वैल्यू 55 का 20% निकालो या तो आप, पर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आप जब भी 2 पोर्शन करो कि ऊपर जो भी था उसका 20% तो पीछे बचेगा 80%। मतलब जैसे मैंने ऊपर 100 माना, 45% दे दिया, पीछे 55 बचा, फिर 20% खर्च किया है, किस पर खर्च किया है, किताबों पर, बुक्स पर खर्च किया है। ठीक है, फिर 80 बचा, फिर कह रहा बाकी बचे आधे, बाकी बचे का आधा, मतलब ये 80 था, 80 का आधा हो गया 50%, और यहां भी 50%। हमेशा 100 मान के चलो, ऊपर वाली वैल्यू को 100% मान के उसके टुकड़े करो, इजी रहता है। अच्छा, अब ये कह रहा है ये भी हो गया, यहां पर खर्च हो गया। ठीक है, और पीछे ये मेरे पास क्या बचा है, शेष बचा है, और शेष की वैल्यू कितनी दी है, 880 रुपए दी है। अब आपको यहां से ये x हो गया, x से चल के और यहां तक पहुंचना है, तो आप सिंपली लिखिए x का कितना प्रतिशत, 55%। ये लो भाई 55%, 55/100 गुणा, फिर 80% गुणा में 80/100, फिर इसका कितना प्रतिशत, 50%, 50/100, और ये बेटा किसके बराबर है, ये बराबर है 880 के। ये लो, हो गया सॉल्व। ठीक है,
तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, 8 से काटा ये 11 बार कटा, 11 से काटा ये 5 बार कटा, फिर 5 से काटोगे नीचे ये 2 बार कटेगा, फिर 5 से काटोगे ये 20 बार कटेगा। सब कट गया। तो x बराबर क्या होगा? 100 गुणा में 20 गुणा में 2, 20 दुआ 40, तो ये 4000। तो x हमने क्या माना है? टोटल इनकम। तो टोटल इनकम यहां पर कितनी आ जाती है? 4000 रुपए। यही पूछा है। जैसे कि मासिक छात्रवृत्ति क्या है, तो मासिक छात्रवृत्ति उसकी 4000 रुपए। तो इस तरीके से आप हमेशा इसको इसी तरीके से हम करते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है। हमेशा ऊपर 100 मान के टुकड़े करो, फिर 100 मान के, फिर 100 मान के टुकड़े करो। अगर आप इसी का ही 20% निकालेंगे, इसका 80, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर उसका फैक्ट तोड़ना पड़ेगा। तो मुश्किल नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को इजी वे में करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या है। देखिए 55 ये कह रहा है 55 किग्रा के एक मिश्रण में। ठीक है जी, ये 55 kg है मेरा। ठीक है, इस 55 kg के अंदर एक तो मेरे पास क्या है? दूध है, और एक मेरे पास क्या है? जल है। अब ये कह रहा है दूध और जल का अनुपात, ये 7 अनुपात कितना है? 4 है। ठीक है, तो आपको ये कह रहा है कि भाई 7 अनुपात 4 है। तो एक बात बताओ, दूध कितना होगा? दूध होगा, टोटल हो गया 55, और टोटल अनुपात कितना हो गया? 11, गुणा में दूध का कितना है? 7। तो 11 पंजे 55, 5 7 है 35। मतलब दूध यहां पर कितना हो गया? 35 किलो हो गया है। तो पीछे बचा 20 किलो क्या हो गया मेरा? पानी हो गया। 20 किलो क्या हो गया? पानी हो गया। अब आपको यह कह रहा है कि इसके अंदर आपको करने के लिए मिलाए जाने वाला जल। अब देखो ये अनुपात आपका कितना हो जाना चाहिए? 7 अनुपात 6 होना चाहिए। तो अब देखो दूध उतना ही है, 7 7 है, दूध मेरा कितना है? 35 किलो ही है। तो पानी कितना होना चाहिए? पानी 20 है। तो एक बात बताओ, 5 से काटोगे 7 बार, तो 5 से क्या काटोगे? 30, 30 काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 6। तो आप बताइए 20 से 30 मतलब आपने 10 के लिए इसके अंदर क्या मिला दिया? पानी। ऑप्शन नंबर यहां पर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यहां पर 7 की वैल्यू कितनी है? 7 की वैल्यू कितनी है? 35। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 35/7 यानी कि 5। तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 6 यानी कि 30। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सिंपल से सिंपल वे में, इजी से इजी, आप क्लासरूम के अंदर शॉर्ट ट्रिक वगैरह आपने देखी थी, उस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। पहले 55 किलो में दूध और जल देखा 7 अनुपात 4, दूध निकाल लिया 35 किलो ये। अब हमें इस 7 अनुपात 4 को 7 अनुपात 6 करना है। देखो दूध उतना ही है, मतलब पानी ऐड करना है, कितना? 2। तो एक की वैल्यू के अकॉर्डिंग 7 = ये 35 रख के आप कर सकते हो इसको सॉल्व। अनुपात फॉर्म में करना है तो डायरेक्ट भी हो जाता है इस तरीके से। अगला देखिए, चक्रवर्ती ब्याज के किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी दर से कितने वर्ष में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? तो आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या है? ए बराबर प्रिंसिपल 100 प्लस में आर बटे में 100 की पावर टी। अब आपको पता है ये प्रिंसिपल खुद का कितना गुना? 16 गुना, मतलब ये 16 पी हो जाना चाहिए। ये पी है, दर का मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो टी कितना होना चाहिए यही पूछा है। अब आप देखो पी से पी कट गया तो ये 16 हो गया। तो ये कितना बचा? 100 प्लस आर बटे में 100 की पावर टी। तो इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं ना? सॉरी, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 16 एक तरीके से 2 की पावर 4 हो सकता है, बट यहां पर एक मिनट रुकिए, 16 गुना, स्वयं की 16 गुना हो जानी चाहिए। अब यहां पर क्या होगा? देखो अब इसके अंदर यहां पर क्या है? अगर अपन यहां पर देखें तो 16 बराबर 100 प्लस आर, 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर टी हो गया है। तो यहां पर एक दिक्कत ये आती है कि अब अपन इसको किस तरीके से जो है यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर देखो क्या है कि या तो यहां पर क्या हो, जैसे ये जो भी बेस है,
जो भी बेस वैल्यू है, या तो अपन को इसकी पता चल जाए। अब यहां पर दोनों ही मिसिंग है, दोनों ही मिसिंग है। तो अब इसके अंदर आप एक दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए यहां पर ये कह रहा है किसी पर कोई धनराशि 4 साल में, अब देखो ये चीज यहां पर होती है, 4 साल में डबल हो रही है, मतलब पहले पी थी तो ये अब 2p हो गई है। सिंपल भाषा में समझो, 4 साल में 2p होगी, तो फिर 4 साल के अंदर और क्या हो जाएगी, अब की बार कितने हो जाएंगे, 8 साल, तो अब की बार फिर डबल 4p, फिर 4 और होंगे, यानी कि 12 साल में कितनी हो जाएगी ये, फिर 4 का डबल हो जाएगी 8p, और फिर अगले 4 साल और होंगे, तो 16 साल के अंदर कितने हो जाएगी, 8 का डबल 16p। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो 16 ईयर आएगा, 16 यहां पर मेरा क्या आएगा, साल, यानी कि 16 ईयर यहां पर आंसर है। क्योंकि अगर अपन इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से अगर अपन करेंगे, तो यहां पर क्या होगा कि अगर अपन इस तरीके से करेंगे तो p से p, अब ये 16 आ गया, अब 16 बराबर यहां पे जाके आप अटक जाओगे। इसको आप 2 की पावर 4 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, r बटा में 100, तो ये आ गया t, तो मतलब ये सारा 2 के बराबर है और ये सारा 4 के बराबर, तो फिर वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो, है ना, आप इसमें सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एक और तरीका भी होता है इसमें, आप डायरेक्ट इसमें देखो, जैसे 4 साल में कितना है, एक तरीके से मैं कहूंगा 4 साल के अंदर कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप सिंपल कह सकते हो कि यहां पर 4 साल में 2 गुना है, तो 8 साल में फिर डबल, फिर 12 साल में, अगले 4 में फिर ये डबल, फिर ये डबल। तो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, हर 4 साल में डबल हो रहा है। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मेरा 100 नंबर। देखिए इसमें यह कह रहा है कि आपको एक बार, एक जो यहां पर बार चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर यह कह रहा है कि आपको 2004, 5, 6, 7, 8 और ये निर्णय है और ये आयात है। अच्छा ये आयात है, ये आयात है थोड़ा सा, ठीक है, और ये निर्यात लिखा हुआ है। आपको ये कह रहा है कि 2004 से 8 तक कितना प्रतिशत निर्यात में वृद्धि हुई है। तो एक बात बताओ, 2004 में कितना है, 150, और 2008 में कितना है, 500। तो 150 से 500 में वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी है बताओ। पहले ये बताओ, 150 से 500 हो गया, तो वृद्धि कितनी है, 350 की। कितनी वृद्धि है, 350 की। और हमें यहां से वृद्धि देखनी है कि 150 था पहले, कितना था, 150 गुणा में 100 हो गया 100। ये 3 कटेगा, ये 7 कटेगा, तो ये 700 हो जाएगा, बटे में 3, 3 दूआ 6, 3 तिये 9, 3 तिये 9, और ये चलता जाएगा, लगभग इतने प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी थे, कोई इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से जुड़े रहिए। और वीकली टेस्ट सीरीज है उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।